बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर कंप्लीट किया था और एक पास पेपर का सवाल भी किया था प्रोबेबिलिटी का। आज जो है हमें प्रोबेबिलिटी के कुछ और पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों चांसेस ऑफ अकरेंस। किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। परसेंटेज में दी होती है, फ्रैक्शन में दिया होता है, डेसिमल में दिया होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी या तो 1 से 0 के बीच में होती है, 100% से 0% के बीच में होती है। किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, फिर हमने कॉइन की एग्जांपल ली थी, डाइस की एग्जांपल ली थी। एंड में मल्टीप्लाई होता है और में प्लस हो रहा होता है। फिर एक ये बेसिक एग्जांपल हमने करी थी, एक स्पिनर की एग्जांपल थी। हमने ये सवाल किया था विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें एक चीज़ अगर निकल आई तो वापस नहीं जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा होगा। इसके हमने सवाल किए थे, पर हमने ट्री डायग्राम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। इसके हमने कुछ सवाल करे थे, जिसमें ट्री डायग्राम बनाना सीखा था, नॉर्मल सवाल करना सीखा था, और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल किस तरह सॉल्व होता है हमने वो सीखा था। कि भी हम लोगों ने अच्छे खासे सवाल करे थे प्रैक्टिस। और फिर हमने पास पेपर शुरू किया था, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पास पेपर का पहला सवाल ये सॉल्व करवा दिया था। अब हम लोग आगे बात करते हैं आज। अच्छा, अब ये सवाल देखते हैं। An amateur weather forecast has a theory about the chances of flooding affecting the region where he lives. He believes if there are floods in one year, the probability of floods again in the next year is 0.7. If there are no floods in one year, the probability of no floods next year is 0.6. ठीक है। Last year there were no floods in this region. Draw a tree diagram showing probabilities for floods, no floods for this year and next year according to the weather forecasters theory. हमें जो ट्री डायग्राम बनाना है वो इस साल का बनाना है। ठीक है, फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। अब बोला हुआ क्या है सवाल में कि अगर एक साल फ्लड्स आते हैं तो अगले साल फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.7, और अगर एक साल फ्लड्स नहीं आते तो अगले साल फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.6। अब लास्ट ईयर जो है वो फ्लड्स नहीं आए हुए, जो लास्ट ईयर गुजरा है उसमें फ्लड्स नहीं आए हुए। तो हमें पहले तो इस साल का ट्री डायग्राम बनाना है। तो इस साल का ट्री डायग्राम किस तरह बनेगा कि अगर लास्ट ईयर फ्लड्स नहीं आए तो इस साल फ्लड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर लास्ट ईयर फ्लड्स नहीं आए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फ्लड्स द नेक्स्ट ईयर इज 0.6। मतलब फ्लड्स होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 होगी, और फ्लड्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6 हो जाएगी। क्या हुआ बच्चों, हमें बोला हुआ था कि लास्ट ईयर फ्लड्स नहीं आए हुए। ठीक है। तो इस साल का अगर मुझे ट्री डायग्राम बनाना है, अगर लास्ट ईयर फ्लड्स नहीं आए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस साल भी फ्लड्स नहीं आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो इस साल फ्लड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.6, और फ्लड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.4। ये हो गया इस साल का ट्री डायग्राम। अब हमें नेक्स्ट ईयर का भी बनाना है। तो अगर एक साल फ्लड आ रहे हैं तो द प्रोबेबिलिटी, इफ देर आर फ्लड्स इन वन ईयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड्स अगेन द नेक्स्ट ईयर इज 0.7। तो अब यहां के बाद जो ट्री डायग्राम बनेगा उसमें फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.7, और फ्लड ना आने की प्रोबेबिलिटी उठ जाएगी 0.3। और अगर एक साल में फ्लड नहीं आ रहा, फ्लड नहीं आ रहा, तो अगले साल फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वही सेम जो हमने यहां लिखी थी, फ्लड ना आने की 0.6 होगी, तो फ्लड आने की हो गई 0.4। ये बन गया हमारा ट्री डायग्राम।
पार्ट बी में बोला हुआ है हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज फ्लडिंग इन एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 2 years। तो पार्ट टू में क्या होगा भाई, 2 साल में से एक साल फ्लड आना चाहिए। तो अगर पहले साल में फ्लड आ रहा है तो दूसरे साल में फ्लड नहीं आएगा, या पहले साल में फ्लड नहीं आ रहा तो दूसरे साल में फ्लड आएगा। तो फ्लड नॉट फ्लड, और नॉट फ्लड फ्लड। फ्लड नॉट फ्लड हो जाएगा 0.4 इंटू 0.3 बच्चों, और का मतलब प्लस होता था। नॉट फ्लड 0.6 इंटू फ्लड 0.4, यह आ गया 0.12, यह आ गया 0.24। दोनों को प्लस किया 0.36 जो है वो आपका आंसर आ चुका है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल गए। कोई मसला बच्चों, कुछ कोई सवाल? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3। अली कैन ट्रेवल टू वर्क either by bus or his car. The probability that Ali is late for work when he goes by bus is 0.15, and the probability that he is late when he uses his car is 0.1. Ali uses his car 70% of his journey to work. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अली विल बी लेट फॉर वर्क ऑन अ रैंडमली चूजन डे। पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। अच्छा, अली जो है वो या तो कार में जाएगा या तो बस में जाएगा, ठीक है। और मुझे बताया 70% टाइम्स वो अपनी कार यूज करता है। तो बेटा इस सवाल में आपसे ट्री डायग्राम मांगा नहीं है, लेकिन मैं ट्री डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ट्री डायग्राम की मदद से सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। हमें बोला हुआ या तो बस में जाएगा या तो कार में जाएगा, दो ऑप्शन निकाल लेते हैं भाई। बस का ऑप्शन निकाल लिया, कार का ऑप्शन निकाल लिया। बोला हुआ है कार में जाने की प्रोबेब 70% दफा वो कार में जाता है। 70% कितना होता है डेसिमल में? 0.7। 70% टाइम्स वो कार में जाता है, तो 30% टाइम्स मतलब 0.3 टाइम्स वो बस में जा रहा होगा। अब जब अली बस में जाता है तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15। तो अगर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, तो लेट ना होने की क्या होगी बच्चों? 1 - 0.15 विच इज 0.85। और गाड़ी में जाकर लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। ये ट्री डायग्राम मांगा नहीं गया, मैंने ऐसे ही बना लिया है। अब मैं आराम से सॉल्व कर लेता हूँ सवाल। हमसे पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अली विल बी लेट फॉर वर्क ऑन अ रैंडमली चूजन डे। तो अब लेट कैसे हो सकता है अली? वो बस में जाके लेट हो सकता है या फिर कार में जाके लेट हो सकता है। तो आप लिखोगे किस तरह बेटा? BL और CL। BL क्या हो जाएगा? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.15, और का मतलब प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.1। बेटा कोई एक बच्चा मुझे आंसर बता दे क्या आ रहा है।
0.115। पार्ट टू में बोला हुआ है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अली ट्रेवल्स बाय बस गिवन दैट ही इज लेट फॉर वर्क। अच्छा बताओ, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए था, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा हमारे पास फॉर्मूला दिमाग में आएगा, रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। क्या फॉर्मूला दिमाग में आएगा? रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। अब गिवन दैट ही इज लेट फॉर वर्क जो हम निकाल चुके हैं, गिवन ये रहा कि अली लेट है फॉर वर्क, तो डिनोमिनेटर में तो आ रहा होगा 0.115। रिक्वायर्ड क्या है? दैट ही ट्रेवल्स बाय बस। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? बस और लेट की प्रोबेबिलिटी ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगी, 0.3 इंटू 0.15। बच्चों करें 0.3 इंटू 0.15, उसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 0.115 कर दें। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.115, 0.391। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। कोई मसला बेटा, कोई सवाल है? जिस तरह के सवाल मैंने आपको एग्जांपल्स में कराए थे वही सेम सवाल आप लोग देख रहे हो पास फेवर में आ रहे हैं। बेटा कोई मसला है तो जल्दी से पूछ लें। क्या बात है भाई। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4। A lecturer wishes to give a message to a student. The probability that she uses email, letter, or personal contact are 0.4, 0.1, and 0.5 respectively. She uses only one method. The probabilities of the student receiving the message if the lecturer uses email, letter, or personal contact are 0.6, 0.8, and 1 respectively. Find the probability that the student receives the message. अच्छा बच्चों, इस सवाल में भी आपको ट्री डायग्राम बनाने का नहीं बोला गया, मैं आपको ट्री डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले बोला हुआ है कि आपके पास 3 ऑप्शन है। ईमेल का ऑप्शन है भाई, लेटर का ऑप्शन है, और पर्सनल कांटेक्ट का ऑप्शन है। ईमेल, लेटर और पर्सनल कांटेक्ट। ईमेल की प्रोबेबिलिटी है 0.4, लेटर की है 0.1, और पर्सनल कांटेक्ट की है 0.5। ठीक है, फिर बोला हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग द मैसेज इज 0.6, 0.8 एंड 1। ईमेल से 0.6 है भाई, रिसीव नॉट रिसीव्ड।
लेटर से रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो नॉट रिसीव की 0.2 हो जाएगी। और पर्सनल कॉन्टेक्ट से रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1 GB है, तो अगर रिसीव की 1 है तो नॉट रिसीव की 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट रिसीव्स द मैसेज। स्टूडेंट जो है वो मैसेज रिसीव कर रहा है, तो स्टूडेंट मैसेज रिसीव किस तरह करेगा? ईमेल से भी कर सकता है, लेटर से भी कर सकता है, और पर्सनल कॉन्टेक्ट से भी कर सकता है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ER और LR और PC और R। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.6 प्लस 0.1 इंटू 0.8 प्लस 0.5 इंटू 1। ईमेल रिसीव्ड, लेटर रिसीव्ड, पर्सनल कॉन्टैक्ट रिसीव, तीनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई, तीनों को प्लस कर लेंगे भाई। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 0.82। ये आपका आंसर आ गया भाई। पार्ट 2 में बोला हुआ है गिवन दैट द स्टूडेंट रिसीव्स द मैसेज। बेटा जहां भी गिवन का लफ्ज आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। हमें यहाँ पे बताया हुआ भी, अगर नहीं बताया हुआ होगा तो भी हमारे जहन में आ जाना चाहिए। जहां भी गिवन दैट लिखा होगा मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। फाइंड दैट ही रिसीव्ड इट वी आई ए ईमेल। अच्छा बच्चों, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा? रिक्वायर्ड ओवर गिवन। गिवन क्या है भाई? गिवन दैट द स्टूडेंट रिसीव्स द मैसेज, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल चुके हैं 0.82 आई है भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिसीव्ड इट वी आई ए ईमेल। तो ईमेल की क्या थी? 0.4 इंटू 0.6। ईमेल की ये वाला हिस्सा था भाई, तो ये वाला हिस्सा हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा। बच्चों फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.82। 0.29। 0.293। कोई मसला बच्चों? अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सवाल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो मैं सबसे एंड में पढ़ाता हूँ। ठीक है, जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तब मैं आप लोगों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट पढ़ाऊंगा एंड में। तो अभी हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के सवाल सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो 5 हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6, इवेंट थ्रोज 3 फेयर डाइस, list all the possible scores on the 3 dice which give a total score of 5, and hence show that the probability of even obtaining a total score of 5 is 1 upon 36। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें आउटकम्स बनाने हैं जिससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 5 आ रही हो। तो 3 डाइस में 5 किस किस तरह आ सकता है?
पहले डाइस में 1 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 3 है, तो 1 1 3 हो गया। अब ये जो आंसर है इसको हम अरेंज कर सकते हैं, तो 1 1 3 की जगह 1 3 1 भी हो सकता है और 3 1 1 भी हो सकता है। ये हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए। इसके बाद हमारे पास 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 भी एक ऑप्शन है, जिससे हमारे पास तीनों डाइस का सम मिलाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है। अच्छा, इन छह के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप 4 लेते हो तो 1 4 खुद ही 5 हो जाएगा, तो तीसरे डाइस का आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो 5 सिर्फ इन छह तरीकों से ही आ सकता है। तो ये आपने लिस्ट तो कर दी है। अब आपको बोला हुआ है शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 5 इज 1/36। हमसे मांगी हुई प्रोबेबिलिटी। बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब हमारे पास 5 के जो आंसर आए वो आए 6। फेवरेबल आउटकम हमारे पास 6 हैं। 6 तरीकों से हमारा सम जो है वो 5 आ सकता है। अब हमें निकालना है टोटल आउटकम। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने एग्जाम्पल करी थी जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो अगर हमारे पास दो डाइस होते तो टोटल आउटकम कितने होते बच्चों? अगर हमारे पास दो डाइस होते तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आते? एक डाइस में हमारे पास टोटल आउटकम है 6, दो डाइस में कितने होते? बिल्कुल सही, दो डाइस में होते 36, 6 × 6 इज 36। और अब यहाँ पे हमारे पास तीन डाइस है बच्चों, तो हमें एक और दफा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 × 6 इज 216। सॉरी, फेवरेबल हमारे पास 6 ऑप्शन थे, और टोटल हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं 216, क्योंकि तीन डाइस है, हर डाइस में 6 ऑप्शन होते हैं। तो टोटल ऑप्शन जो है वो हमारे पास, टोटल आउटकम आ रहा है 216। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/36। तो हमें यही एग्जामिनर ने शो करने का बोला हुआ था, तो हम क्या लिख देंगे भाई, शोन। ये हो गया हमारे पास पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7। अच्छा, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि स्कोर जो है वो 7 है। तो बच्चों टोटल आउटकम जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा 216। फेवरेबल आउटकम चेंज हो जाएगा। अब 7 किस किस तरह आ सकता है उसके हम लोग ऑप्शंस लिस्ट डाउन कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? 1 1 और 5। फिर इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 1 5 1 और 5 1 1। बेटा और क्या ऑप्शन बनेंगे आप लोग बताएं, चैट बॉक्स में जरा बताएं और क्या क्या ऑप्शन बनेंगे। बिल्कुल, 4 2 1। तो फिर 4 1 2 भी होगा ये अरेंज होके। 2 4 1 भी हो जाएगा। 2 1 4 भी हो जाएगा। 1 4 2 हो जाएगा और 1 2 4 हो जाएगा। इसको भी अरेंज कर लिया हम लोगों ने। फिर 2 2 3 का भी बोल रहे हैं भाई। 2 2 3 में क्या होगा भाई? 2 2 3 2 3 2 2। ठीक है, और 3 3 1, वेरी गुड भाई। 3 3 1, 3 1 3 और 1 3 3। तो बच्चों ये कितने ऑप्शन बन गए? 5 1 1 तो इब्तिसाम बेटा ले लिया ना ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बन गया 15, 3 6 9 12 और 15। तो फेवरेबल आउटकम आ गया 15, और टोटल आउटकम आ गया हमारे पास 216। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है।
आगे बात करते हैं, थोड़ी क्वेश्चन 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें भाई। Rachel and Anna play each other at badminton. Each game results either in a win for Rachel or a win for Anna. The probability of Rachel winning the first game is 0.6. If Rachel wins the first particular game, the probability of her winning the next game is 0.7. But if she loses, the probability of her winning the next game is 0.4. By using a tree diagram or otherwise, find the conditional probability that Rachel wins the first game, given that she loses the second. ठीक है भाई, अच्छा सवाल है ये। 5 मार्क का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल दे दिया है, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, रिक्वायर्ड भी निकालना होगा, गिवन भी निकालना होगा और ट्री डायग्राम भी बनाना होगा। सबसे पहले हम लोग अपनी आसानी के लिए ट्री डायग्राम बना लेते हैं भाई। अच्छा, सवाल में बात रेचल की हो रही है, तो हम लोग ट्री डायग्राम जो बनाएंगे वो रेचल का बनाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, या तो रेचल हमारे पास विन करेगी या लूज करेगी भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेचल विनिंग द फर्स्ट गेम इज 0.6। जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, हारने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4। ठीक है, पहले तो ये हो गया। अब बोला हुआ है कि इफ रेचल विंस द पर्टिकुलर गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.7। अगर रेचल पहली गेम जीत जाती है तो उसकी दूसरी गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 हो जाएगी। तो अब अगर यहां से मैं दो ऑप्शंस निकालूं, जीतने के बाद दूसरा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो हारने की हो गई 0.3। और अगर रेचल लूजेस द फर्स्ट मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.4। अगर वो पहला मैच हार जाती है तो उसका दूसरा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 है। ये बन गया हमारा ट्री डायग्राम। हमारे पास सवाल में पूछा एग्जामिनर ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है रिक्वायर्ड अपॉन गिवन आ जाएगा भाई। रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट शी लूजेस द सेकंड गेम। तो सेकंड गेम किस तरह लूज कर सकती है, विन लूज भी हो सकता है और लूज लूज भी हो सकता है। तो नीचे हमारे पास दोनों चीजें आ रही होंगी। विन लूज हमारे पास है 0.6 इंटू 0.3, और लूज लूज है 0.4 इंटू 0.6। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट शी विंस द फर्स्ट गेम। तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, ऊपर आ रहा होगा विन लूज। तो 0.6 इंटू 0.3 जो है हमारे पास न्यूमरेटर में भी आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं ये चीज रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें बोला था कि गिवन है कि वो दूसरा गेम जो है रेचल वो हार रही है, शी लूजेज अ सेकंड गेम। तो वो सेकंड गेम हारने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला गेम जीत के दूसरा गेम हारे, या पहला गेम भी हारे और दूसरा गेम भी हारे। तो ये हमारे पास गिवन में आ गया। रिक्वायर्ड क्या था कि वो पहला गेम जीत रही है, तो पहला गेम जीत रही है और दूसरा हार रही होगी, तो वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे इसका आंसर। बेटा मुझे कोई बच्चा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कहाँ से अलग अलग बता दे पहले। अच्छा, वो तो यहाँ निकल ही जाएगा। 6 3 18, 18 और 24 हो गया 42।
बेटा 0.18 डिवाइड बाय 0.42, ये कितना आ रहा है? 3 डेसिमल प्लेसेस में बता दें, 0.18 डिवाइड बाय 0.42 कितना आ रहा है? 0.42। 0.429, तो ये आपका आंसर आ गया भाई। सही आया बिल्कुल। पार्ट टू में क्या बोला हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टीचर विंस 2 गेम्स एंड लूजेस 1 गेम आउट ऑफ द फर्स्ट 3 गेम्स दे प्ले। अच्छा भाई, अब तो 3 गेमों की बात हो गई। हमने जो ट्री डायग्राम बनाया बच्चों, वो 2 गेमों का बनाया है। पहली गेम में विन लूज, दूसरी गेम का ही ऑप्शन बनाया है। अब हमें तीसरी गेम का भी ऑप्शन बनाना पड़ेगा एक और, कि अगर विन के बाद विन आ रही है तो 0.7 और 0.3 है ना। या मैं जल्दी से रफ में ही बना लेता हूँ। अगर एक गेम जीतने के बाद, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेचल विंस द गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.7। तो जीतने के बाद अगले गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 0.7 होगी, और हारने की होगी 0.3। लेकिन अगर वो हार जाती है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.4, हारने की होगी 0.6। अगर जीत जाती है तो जीतने की होगी 0.7, हारने की होगी 0.3, और हार जाती है तो वही 0.4 और 0.6। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ आते है, ये अगले पार्ट के लिए है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं 2 विन्स एंड 1 लॉसेस। तो विन, विन और लूज, एक ही ऑप्शन है भाई। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बन रहा है? विन लूज विन। या फिर लूज विन विन। विन विन लूज की क्या हो जाएगी? 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.3। तो 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.3 प्लस विन लूज विन, 0.6 इंटू 0.3 इंटू 0.4। या फिर लूज विन विन, 0.4, 0.4 और 0.7। देख रहे हो बच्चों, ट्री डायग्राम से सवाल कितना आसान हो जाता है। कोई बच्चा मुझे आंसर बता दे फाइनल। 0.31।
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द पीपल लिविंग इन 3 हाउसेस आर क्लासिफाइड एज चिल्ड्रेन सी, पेरेंट पी और ग्रैंड पेरेंट्स जी। द नंबर्स लिविंग इन ईच हाउस आर शोन इन द टेबल बिलो। हाउस नंबर 1 में हमारे पास 4 चिल्ड्रन है, एक पेरेंट है और 2 ग्रैंड पेरेंट है। हाउस नंबर 2 में 2 चिल्ड्रन, 2 पेरेंट और 3 ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सर व्हाई डू यू इंक्लूड द, क्या बोल रहे हो बेटा, सुन समझ नहीं आ रही। यहाँ की बात कर रहे हो? बेटा ये बुक में आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके पास फाइनल आंसर गिवन है बुक के अंदर। चेक करने का कि भाई यहाँ पे फाइनल आंसर गिवन है। ये जो आपको आंसर दिए हुए हैं आपके फाइनल आंसर हैं, आप चेक कर सकते हो आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। अब 3 हाउसेस थे हमारे पास। पहले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है, ऑल द पीपल इन ऑल 3 हाउसेस मीट फॉर अ पार्टी, वन पर्सन एट द पार्टी इज चूजन एट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ग्रैंड पेरेंट। ठीक है। आपसे पूछा भाई 3 हाउस के मेंबर्स एक जगह पे आके मिलते हैं और पार्टी कर रहे हैं। ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रैंड पेरेंट की। तो प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल सवाल है, बेसिक सवाल प्रोबेबिलिटी का। हमारे पास फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बेटा टोटल ग्रैंड पेरेंट हमारे पास है 2 और 3 5 और 1 6। 6 ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और फिर टोटल लोग कितने हैं? 7 और 7 14 और 2 16। 6/16। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। पार्ट 2 में हमसे पूछा हुआ है, अ हाउस इज चूजन एट रैंडम, देन अ पर्सन इन दैट हाउस इज चूजन एट रैंडम। पहले एक घर चूज होगा और फिर उस घर में से एक बंदा चूज होगा। यूज अ ट्री डायग्राम और अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चूजन इज अ ग्रैंड पेरेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये सवाल नॉर्मली सॉल्व हो सकता है। आपके पास 3 घर हैं भाई, तो जब आप एक घर को रैंडमली चूज करोगे, ठीक है, तो 3 में से कोई एक घर चूज हो रहा होगा, तो 1/3 आ रहा होगा आपके पास। ठीक है। अब अगर आपने हाउस नंबर 1 चूज करा, हाउस नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। हाउस नंबर 1 में से ग्रैंड पेरेंट आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। 2 ग्रैंड पेरेंट है, टोटल लोग 7 हैं। ये हाउस 1 का ऑप्शन बन गया। इसी तरह हाउस 2 का क्या बनेगा? हाउस 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। हाउस 2 में 3 ग्रैंड पेरेंट है आउट ऑफ 7, तो 3/7 हो जाएगा। फिर हाउस 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। हाउस 3 में लेकिन एक ग्रैंड पेरेंट है और टोटल 2 लोग हैं, 1/2। तो ये आ गया 2/21 प्लस 3/21 प्लस 1/6। बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? बेटा 1/3 इसीलिए क्योंकि अगर आप हाउस नंबर 1 को चूज कर रहे हो, तो टोटल हाउसेस हमारे पास 3 है। 3 में से कोई एक हाउस चूज करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी ना। 0.405। तो ये भी आपका आंसर सही आ चुका है। पार्ट 3 में बोला हुआ है, गिवन दैट द पर्सन। बेटा जहां भी गिवन का लफ्ज आएगा क्या दिमाग में आएगा हमारे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लिख लो भाई, रिक्वायर्ड अपॉन गिवन लिख लो, कुछ सोचे समझे बगैर।
गिवन दैट द पर्सन चूजन इन पार्ट टू इज अ ग्रैंड पेरेंट, तो पार्ट टू जो है वो गिवन है, ये हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फाइंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज ऑल्सो अ पेरेंट लिविंग इन द हाउस। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन तीन घर में से हमने जो चूज करा है जिसमें ग्रैंड पेरेंट की प्रोबेबिलिटी आई है, उस घर में एक पेरेंट भी लिव कर रहा हो। तो पेरेंट तो बच्चों हाउस टू और हाउस वन में लिव कर रहा है, तो हाउस टू और हाउस वन के जो आंसर आए थे वो हम लोग न्यूमरेटर में लिख देंगे, 2/21 प्लस 3/21। बेटा इनको प्लस करें, 5/21 आ जाएगा। करो 5/21 डिवाइड बाई 0.405, 5/21 डिवाइडेड बाई 0.405। 0.59 आंसर आ गया भैया हमारा। अच्छा बच्चों यहाँ पे 10/17 लिखा हुआ है, एक बता चेक कर ले, 10/17 0.59 ही होता है ना। जी। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बेटा कोई सवाल है किसी बच्चे को, किसी सवाल में क्वेरी? मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा लेक्चर बहुत डिटेल में, लेक्चर के बाद आपको पास पेपर के सवाल सेम लग रहे होंगे। ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा भाई? ठीक है। जी बेटा इस तरह के भी, इस तरह के होते हैं, अभी आप लोग और भी आगे प्रैक्टिस करोगे, बाकी सवाल आप लोगों के होमवर्क है, वो आप लोग करना खुद से। प्रोबेबिलिटी के 20 25 30 सवाल करो आप लोग, तो हाल सेट हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा इसी तरह के सवाल आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम, अब हमारी नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी सेम टाइम पे। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।